बेटा सारे बच्चों को थोड़ा सा बफरिंग जैसा कुछ फील हो सकता है, 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। और अभी उसके बाद सारा कुछ ओके है क्या? जल्दी से मेरे को बताइए, क्या आप सभी को मेरा ऑडियो वीडियो मिल पा रहा है? अभी 1-2 सेकंड के लिए मे भी पॉसिबल आपने बफरिंग फील किया हो, लेकिन क्या अभी अभी आपको एकदम ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, ओके है, ठीक ठाक है। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्लास है हमारी सीएमए कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसके चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल अगर देखा जाए तो इवन तो है चैप्टर नंबर 3, लेकिन चैप्टर नंबर 3 होने के साथ साथ इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि जो चैप्टर नंबर 3 जैसा लगे, क्योंकि ये शुरुआत ही है एकदम से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से बोला जा सकता है, क्योंकि पहला चैप्टर आपका था फाइनेंशियल अकाउंट से कनेक्टेड, वहां पर आपके अकाउंट्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग किए जा रहे थे, अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट पर हम कमांड कर रहे थे, जो 11th-12th क्लास का हमने पढ़ा वो सारा हम कहीं ना कहीं रिवाइज कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 आपका कहीं ना कहीं बैलेंस शीट से कनेक्टेड फॉर्मेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी देता है, उससे कनेक्टेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हमने अलग से वहां पर सीखना होता है। तो चैप्टर नंबर 3 ऑफिशियली इस पेपर की, सीएमए वाले पेपर की ऑफिशियली एक शुरुआत बोला जाना चाहिए, क्योंकि यहां से हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कनेक्टेड मैटर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सबसे पहले वर्ड ये जानने की जरूरत है कि सर ये शेयर कैपिटल क्या है, सर ये शेयर कैपिटल क्या है, और क्या ये शेयर कैपिटल की हम अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं? बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर हाँ। ये जो चैप्टर हमने 12th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है, और जब हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ते थे, जब हम शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ते थे तो उस दौरान हम शेयर कैपिटल से कनेक्टेड जो मुद्दे होते थे, दैट मीन शेयर कैपिटल लगाने से कनेक्टेड जो मुद्दे होते थे, उन सारे एस्पेक्ट्स की अकाउंटिंग किया करते थे। मैं भी आपसे बच्चों वही कहना चाहता हूं, शेयर कैपिटल कुछ नया नहीं है, शेयर कैपिटल कुछ नया नहीं है, ये जस्ट कैपिटल ही है। जैसे एक बिजनेस में, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल लगाया जाता है, वैसे ही एक कंपनी के केस में बच्चों शेयर कैपिटल लगाया जाता है। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, वैसे ही एक कंपनी के केस में हम क्या लगाएंगे, शेयर कैपिटल। तो बच्चों नॉर्मल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ नोट करते रहना, जो मैं आपको नोटिंग करा रहा हूं वो साथ ही साथ नोट करते रहना। अकाउंट्स में, एफएम में हमारी मजबूरी होती है, यहां पर हमको नोट्स बनाने पड़ते हैं, हैंड रिटन वर्किंग करनी पड़ती है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। जहां थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होंगे वहां पर हम अलग से शॉर्ट नोट्स बना के चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शंस को तो कहीं ना कहीं हमने जो करना होगा, प्रैक्टिकल पोर्शंस को जो हमने करना होगा उसकी तो हमें नोटिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो शेयर कैपिटल की बात करी मैंने, नॉर्मल बिजनेस के केस में जैसे कैपिटल लगाया जाता है वैसे ही अगर हम बात करें, या नॉर्मल बिजनेस बोल सकते हो, या इसे नॉर्मल एंटिटी बोल सकते हो, या नॉर्मल संस्था बोल सकते हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, या एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस बोल सकते हो। तो नॉर्मल बिजनेसेस के केस में जैसे कैपिटल लगाया जाता है, वैसे ही कंपनी के केस में अगर हम बात करेंगे, केस अगर कंपनी का होगा, केस अगर कंपनी का होगा तो वहां पर कैपिटल का नाम बदल के हम क्या कर देते हैं, शेयर कैपिटल कर देते हैं। बिकॉज होल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और दीज पार्ट्स इज टेक्निकली नोन एज शेयर। टुकड़े टुकड़े कर दिए सर, सारी कैपिटल के अगर हम टुकड़े टुकड़े कर दें, टुकड़े मतलब शेयर कर दें, और उन टुकड़ों को फिर मार्केट में सेल किया जाए, ये बच्चों कैपिटल है। इसके इतने सारे पार्ट्स कर दिए, और अगर इन पार्ट्स को
मार्केट में शेयर सेल किया जाए और हर पार्ट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कुछ ना कुछ फेस वैल्यू हो। फेस वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो शेयर के फेस पर होती है, शेयर के फेस पर अवेलेबल होती है। तो कुछ ना कुछ हर एक पार्ट की फेस वैल्यू होगी। उस फेस वैल्यू से हम ज्यादा में भी शेयर को सेल कर सकते हैं, उस फेस वैल्यू के बराबर भी हम शेयर को सेल कर सकते हैं, पर डिस्काउंट पर फेस वैल्यू से कम पर शेयर को सेल नहीं कर सकते। मैंने आपसे बात किया कि शेयर कैपिटल भी नॉर्मल कैपिटल से कुछ अलग नहीं है। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल लगाई जाती है, वैसे ही कंपनी के केस में शेयर कैपिटल लगाई जाएगी और शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग की जाएगी। तो बच्चे बोलते हैं सर फिर तो अकाउंटिंग भी एक जैसी होती होगी। मैंने कहा हाँ बेटा, जब जब हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे, हम नॉर्मल कैपिटल लगाने जैसे ही अकाउंटिंग करते हैं, कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं करते। बच्चे कहते हैं कि सर करके दिखाओ तब माने। ऐसे तो हम बिलीव नहीं करने वाले कि नॉर्मल एंट्री जैसे ही शेयर कैपिटल की एंट्री बनेगी। मैंने कहा हाँ बच्चों, हाँ यकीन तो करो, नॉर्मल एंटिटी में जो कैपिटल लगाने की एंट्री बनती है, सेम एंट्री ही आपकी शेयर कैपिटल लगाने की एंट्री बनेगी। आपको बच्चों में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जनरली डिस्क्लेमर कई बार दिया जाता है अपने फैक्ट को प्रेजेंट करने से पहले। जैसे सीरियल्स में डिस्क्लेमर आता है कि ये सीरियल्स है, इसमें गाली गलौज की जाएगी, इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, नहीं यहां से आप निकल जाओ बाहर, ठीक है। सेम वे कोई जैसे खतरनाक सा सीरियल आया भूत वाला, कैसे कमजोर हृदय वाले ना देखें, दिस दैट, ऐसे करके वहां डिस्क्लेमर दिया जाता है। सेम वे बच्चों में आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं। कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो पहले से कुछ कंक्लूजन ना निकाले, क्योंकि मैं पहले बैकग्राउंड बना रहा हूं। बैकग्राउंड बनाने के लिए कुछ मैं ऐसी बातें भी बोल सकता हूं जो एकदम से अभी किसी रूल से अगर आप कैलकुलेट करोगे, टैली करोगे, तो मे भी पॉसिबल वो फिट ना बैठे। मे भी पॉसिबल आप आधी अधूरी बात सुनकर के जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो गलत निकाल सकते हैं। कंक्लूजन कुछ नहीं निकालना, कंसंट्रेशन करना है। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है, जब मेरी क्लास में आया करो तो मेडिटेशन करने आया करो। मेडिटेशन का मतलब है कि हम अपने आप को फुली कंसंट्रेट करने वाले हैं। मतलब जो आप बता रहे हो उसके अलावा हमारे माइंड में कुछ चल ही नहीं रहा। कमजोर दिल वाले ना सुने। बच्चे बोल रहे हैं सर आपकी जो आज की क्लास है उसे कमजोर दिल वाले ना सुने, हो सकता है उनको दिक्कत हो सकती है। तो वही बात मैंने आपसे कहा कि कमजोर दिल वाले इसलिए ना सुने क्योंकि मैंने बोला कि जो अकाउंटिंग में कैपिटल लगाने की, नॉर्मल कैपिटल लगाने की एंट्री होगी, वही हमारी शेयर कैपिटल लगाने की भी एंट्री होगी। बच्चे बोल रहे हैं सर ये कैसे पॉसिबल है, दोनों एंट्री कैसे सेम हो सकती है, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बच्चे कह रहे एक बात और बता दो लगे हाथों। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कि क्या ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स को यूज करती है? क्या ये जो डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स और डायमंड रूल्स हमने पढ़े थे, क्या यहां पर भी एंट्री उनको फॉलो करते हुए ही बनती है? मैंने कहा हाँ बच्चों हाँ, वो रूल्स तो हम कभी भी अपनी लाइफ से अब हटा नहीं सकते। ये उस पर्सन की तरह है जिसने स्लिप पर डेबिट क्रेडिट मेंशन किया हुआ था और उसने बोला था सारी लाइफ पर डे सुबह जागते ही डेबिट क्रेडिट एक बार देखता था। तो वो जो डेबिट क्रेडिट के फंडामेंटल्स हैं वो सब इधर काम करेंगे। दैट मीन्स मैं ये आपको लिंक करके दिखा रहा हूं कि कैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बात बराबर ही है, एक ही है, दोनों सिमिलर काम करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। बच्चे कह रहे तो ठीक है सर, अब सारी बातें डिस्क्लेमर ओके हो गया, अब समझा के बताइए, अब यहां पर हमको बताइए कि कैसे ये सारी एंट्री एकदम ओके है। मैंने कहा बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹1 लाख। अब बच्चों ये जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई है वो 1 लाख रुपए की गई है। नॉर्मल बिजनेस में इसे कैपिटल बोला जाएगा और इसको कंपनी के केस में बच्चों क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल। क्या बोला जाएगा? शेयर कैपिटल बोला जाएगा। तो नॉर्मल बिजनेस में बोल के चल रहे हैं कैपिटल और कंपनी के केस में बोल के चल रहे हैं शेयर कैपिटल। चलो जो बच्चे कह रहे हैं सर नॉर्मल बिजनेस में एंट्री बना के दिखाओ। मैंने कहा ये तो आप भी बता सकते हो।
कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बिजनेस में एक साइड लायबिलिटी बढ़ रही है, दूसरे साइड में एसेट्स बढ़ रहा है कैश के तौर पर। बच्चों जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी को फर्दर क्रेडिट किया जाता है, और असेट्स बढ़ती है तो हम असेट्स को फर्दर डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनना चाहिए? बच्चे कह रहे हैं 1 मिनट में हम भी बता देंगे इसको। तो सर कैश को कर दो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने बोला बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। और ये 1 लाख से हमने ये एंट्री बना दी, 1 लाख से हमने ये एंट्री पास कर दी। शेयर कैपिटल के केस में अब हम किस टाइप से एंट्री करने वाले, कैसे एंट्री करने वाले, ये बात देखने वाली है। तो पहले मैंने बोला कैपिटल लगाने की एंट्री बड़ी सिंपल सी, फंडामेंटल सिखाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे कह रहे हैं सर शेयर कैपिटल के बारे में बताइए, ऐसे यकीन नहीं होगा। मैंने कहा हाँ बच्चों सुनो बच्चों, शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल में होता क्या है कि हमको 2 एंट्री बनानी पड़ती है, और वो मजबूरी में 2 एंट्री बनानी पड़ती है। वो मजबूरी में 2 एंट्री क्या बनानी पड़ती है, मैं आपको रीजन बता रहा हूं। क्योंकि नॉर्मल केस में एक सिंगल पर्सन होता है या पार्टनर्स होते हैं, उन्होंने मिलकर के पैसा दिया, उन्हें मालूम है बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा दिया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन इधर बात करेंगे शेयर कैपिटल के केस में, तो शेयर कैपिटल के केस में मोस्टली पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जाता है। हालांकि यहां भी कुछ प्राइवेट पर्सन या कुछ एक सिंगल पर्सन मिल करके कई बार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। या मिनटों में डिसीजन हो जाता है कि हमने बिजनेस में पैसा लगा दिया, पैसा अभी हमारी पॉकेट में ही रखा हुआ है, लेकिन पैसा हमने कहां लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। पैसे को यहां कई बार बिजनेस के अकाउंट में जमा करने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर कंपनी के केस में बात करेंगे, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ। अगर कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो कंपनी के अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। कंपनी के अकाउंट में जब पैसा पहुंचेगा उसके बाद बोला जाएगा कि पैसा आ चुका है, और पैसा आने के बाद फिर जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके अकाउंट, उनके नाम से कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कैपिटल टुकड़ों में होती है, शेयर्स में होती है, तो उस कैपिटल को शेयर कैपिटल के नाम से पुकारा जाता है। फंडामेंटल इधर समझने का प्रयास करो, अकाउंटिंग कुछ नहीं, सर्कमस्टांसेस का डिफरेंस है बस। यहां अगर बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अगर स्टार्ट किया तो मेरी पॉकेट में 1 लाख रुपए रखे, मैं बोल रहा हूं बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, मुझे सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ इधर है ही नहीं। क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बिजनेस को अलग और ओनर को अलग मान के चलते हैं, लेकिन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सोल प्रोपराइटरशिप में बिजनेस के लिए प्रोपराइटर रिस्पॉन्सिबल और प्रोपराइटर के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबल। प्रोपराइटर की कोई पर्सनल लायबिलिटी है, कोई क्लेम हो रहा है उसके ऊपर, तो उसकी बिजनेस की असेट्स को भी सेल किया जा सकता है। बट कंपनीज के केस में दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी है और आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, तो कंपनी की असेट्स अलग, ओनर की असेट्स अलग, मालिकों की असेट्स अलग, कैपिटल लगाने वालों की असेट्स अलग। तो कंपनी के केस में जब कैपिटल लगाई जाएगी तो पैसा कंपनी को दिया जाएगा, कंपनी के सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा होगा। जब कंपनी के सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचेगा उसके बाद ही तो आपको कैपिटल इश्यू की जा सकती है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन अलग अलग होंगे, यहां फील किया और एंट्री बना दी, और यहां पर पहले पैसा देना पड़ेगा, कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी पैसा रिसीव करने की एंट्री बनाएगी, उसके बाद अब कंपनी बनाएगी मतलब कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपनी के, यहाँ जो आप मेरे जैसे अकाउंटेंट बैठे हुए हैं वो एंट्री बनाएंगे। जैसे ही पैसा मिलेगा वो लोग एंट्री बनाएंगे और उसके बाद शेयर कैपिटल का अलॉटमेंट किया जाएगा। मतलब पहले कंपनी के सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो 2 अलग अलग इवेंट की यहाँ अलग अलग एंट्री बनाई जाएंगी, ये दिखाया जाएगा ये पैसा आया और इसके बाद हमने कैपिटल इशू किया। बाद में मैं इस एंट्री से टैली भी कर दूंगा। यहां पहले पैसा आने की एंट्री क्या होगी, कंपनी के केस में पैसा आ रहा है बच्चों, कैश बढ़ रहा है, मतलब असेट्स बढ़ रही है, और जब असेट्स बढ़ता है तो हमेशा उसे क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट तो इधर 1 लाख से ही होगा। जो कैश डेबिट हुआ बच्चों नॉर्मल केस में, वही कैश अकाउंट डेबिट होगा हमारे कंपनी के केस में।
जो कैश डेबिट होगा, जो कैश डेबिट होगा हमारा कंपनी के केस में, बेटा मैं यहां पर अगर आपसे बात कर रहा हूं तो देखो यहां कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैश में ही है, पॉकेट में रख लिया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। मैं बस यहां आपको रिलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कैश लेकर के चल रहा हूं। अदरवाइज कंपनी के केस में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो बैंक में डिपॉजिट होता है। कैश आपका बढ़े या बैंक आपका बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, कैश आपका बढ़े या बैंक आपका बढ़े इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलते हो कि सर इसको बैंक कर दीजिए तो मैं इसे बैंक भी कर सकता हूं। जहां जहां हम एंट्री को मैच करेंगे वहां कैश और बैंक को सिमिलर एज्यूम करके चलेंगे। मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो कंसेप्ट वही है, थोड़ा सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली एंट्री मॉडिफाई हो जाती है। तो एक मॉडिफिकेशन हमारा ये है कि इधर कैश है तो दूसरी साइड में क्या लिया जाएगा बच्चों, बैंक लिया जाएगा। तो जब जब असेट्स बढ़ती है तो बैंक अकाउंट भी एक असेट्स है, बैंक का बैलेंस भी एक असेट्स है और कैश का बैलेंस भी एक असेट्स है। जब जब असेट्स बढ़ती है, तब तब उसे डेबिट किया जाता है। ये बात तो आप सभी समझते हो क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट, अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट करेंगे, अगर वो कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। बच्चे कह रहे हैं सर कर दो ना शेयर कैपिटल क्रेडिट। मैंने कहा बेटा अभी नहीं, अभी हम एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे, एक लायबिलिटी का अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि अभी शेयर अलॉट नहीं किए, अभी शेयर हमने ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उनके नाम में कहीं ना कहीं शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया है। जब उनके नाम में शेयर अलॉट नहीं किए गए तो डायरेक्टली यहां शेयर कैपिटल तो अराइज होने का मतलब ही नहीं बनता। और भी कई फंडामेंटल होते हैं। कई बार कंपनी जब शेयर इशू करती है और जो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का एक रिक्वायरमेंट होता है कि 90% आपके शेयर सेल हो जाने चाहिए, किसी भी तरीके से सेल कराए हो आपने, या तो पब्लिक ने डायरेक्ट परचेज कर लिए हो या अंडर राइटर के थ्रू मार्केटिंग करा के सेल कराए गए हो, 90% आपका सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको जो पैसा मिला है तो वो वापस करना पड़ सकता है। तो हमको डर होता है, पैसा आते ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते, बट आपके पास असेट्स आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आपने डेबिट कर दिया असेट्स को, क्योंकि जब जब असेट्स के बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट कर दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड एक आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, उस लायबिलिटीज को हम कैपिटल का नाम नहीं दे सकते, तो इसे क्या नाम दें? बच्चे कह रहे हैं इस एंट्री के क्रेडिट आइटम को क्या नाम दिया जाए सर? मैंने बोला बच्चों इसका एक टेम्पररी नाम रख लेते हैं, और टेम्पररी नाम क्या रखते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रख सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा गलत तो नहीं होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों रखना? मैंने कहा बेटा कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट है, थोड़ी देर के लिए खुलेगा, बाद में ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी रखा जा सकता है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी रखा जा सकता है, ऐसा करके कोई नाम हम यहाँ पर रख सकते हैं। बच्चों ने कहा ठीक है सर, अब समझ में आया कि टेम्पररी अकाउंट है लेकिन ये क्रेडिट है, कैसा अकाउंट है? लायबिलिटी का अकाउंट है, और यहां पर हम इसे 1 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे और यह मेंशन कर देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बच्चे कह रहे ठीक है सर, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा अगली एंट्री बना रहे हो, ओके। मैंने बोला कि जैसे पैसा मिला तो देखो एंट्री क्या बनाई, अकाउंटिंग फंडामेंटल यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फटाफट से बताना। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमने एक लायबिलिटी को क्रेडिट किया क्योंकि ये लायबिलिटी है, आउटसाइडर्स ने कंपनी को पैसे दिए हैं, और साथ ही साथ कंपनी की असेट्स बढ़ गई तो असेट्स को हमने डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को हमने क्रेडिट कर दिया। बच्चे कह रहे हैं ये तो गोल्डन रूल हुआ, डायमंड रूल लगाओ तो जाने आपको। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, जब जब कंपनी के अंदर रिसोर्सेज आते हैं बैंक के तौर पर, कैश के तौर पर, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आए उसे डेबिट कर दो। व्हाट कम्स इज डेबिट, तो बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट, और गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। और गिवर कौन है यहां पर? वो पब्लिक है। अब उस पब्लिक के एक एक करके नाम तो लिख नहीं सकते, तो उसकी जगह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओपन कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है,
इसको हमने क्रेडिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। आशीष बोल रहे हैं सर आवाज कट गई। बेटा एक एक बात को 3-3 4-4 बार रिपीट कर रहा हूं, आवाज कट गई होगी तो दोबारा आ जाएगी। बाकी सारे बच्चों तक आवाज पहुंचते पहुंचते कट गई, अभी आ रही है। मैंने आपसे बोला शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक को डेबिट कर दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्योंकि बैंक को डेबिट क्यों किया? बैंक को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक एक रिसोर्स है, रिसोर्स बढ़ रही है तो डेबिट किया। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो मैंने यहां पर बात करी आपके साथ में, अकाउंटिंग रूल कोई भी लगा दो, कॉर्पोरेट हो या नॉर्मल अकाउंटिंग हो, दोनों पर काम करेगा। मैं आपको ट्रस्ट दिला रहा हूं, ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अरे हम तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, बड़ा ही खतरनाक सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आने वाला। आएगा बेटा, एंट्री उन्हीं फंडामेंटल से बनेगी जो हम पहले से बनाते रहे। और यही चैप्टर नहीं, ये फर्स्ट एंट्री ही नहीं। आप इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दौरान मेरे से कोई भी एंट्री के दौरान बोल देना अगर सर आप इसको रूल्स के अकॉर्डिंग समझा के बता दो, और वो समझ में आएगी। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बड़ा अटपटा सा अकाउंट लग रहा है। अब आपको पहचानना है कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो बता पाओगे सर ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सी वाली कैटेगरी का पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि जिन पर्सन ने पैसे दिए उनके नाम नहीं लिखे, मतलब उन सबकी जगह पर एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगले मुद्दे पर चलते हैं। सर जब इस अकाउंट में पैसा आ गया है टेम्परेरी अकाउंट में, अब बाद में जब शेयर अलॉट करेंगे तो अब हम इस अकाउंट को जो क्रेडिट किया है इसको तो करेंगे खत्म, क्योंकि ये टेम्परेरी अकाउंट था तो इसे खत्म करेंगे। तो पहले ये क्रेडिट किया, अब इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस लायबिलिटी के अकाउंट को किया जाएगा खत्म। जब एक लायबिलिटी को खत्म किया जाता है तो लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है, इस पर गोल्डन रूल। और इसकी जगह पर एक नई लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, और नई लायबिलिटी क्या होगी? शेयर कैपिटल। और उस शेयर कैपिटल लायबिलिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं, वो नई लायबिलिटी अराइज हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो अगली एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटेड। और 1 लाख से ऐसे हम अलॉटमेंट की एंट्री बना देंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर इधर तो 2 एंट्री, उधर नॉर्मल केस में 1 की एंट्री थी, आपकी अकाउंटिंग सेम कहां हुई? मैंने कहा रुको जरा, इंतजार करो, जरा ठहरो। मैंने बोला ये जो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है इसको कट कर देंगे। ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, बचे क्या? दो पार्ट बचे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां भी हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट। अब यह कैश की जगह बैंक इसलिए डेबिट कर दिया कि यहां ज्यादातर ट्रांजेक्शन बैंक से होते हैं। और शेयर कैपिटल क्रेडिट इसलिए किया कैपिटल की जगह पर, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल लिखा जाता है, तो कंपनी के केस में कैपिटल ना रह करके शेयर कैपिटल उसे बोला जाता है। लेकिन फंडामेंटल तो सेम है, एंट्री बनाने का फंडामेंटल तो हमारा सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इफेक्ट एकदम सेम रहते हैं, कोई अलग इफेक्ट नहीं बनते। बट फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कुछ प्रोसीजर अलग होते हैं, जिनकी वजह से अकाउंटिंग थोड़ी सी घूम जाती है, अकाउंटिंग थोड़ा सा टर्न ले लेती है, लेकिन एट लास्ट इफेक्ट हमारे टैली होंगे। क्या सारे बच्चों को ये लॉजिक समझ में आ गया? क्या शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की या शेयर कैपिटल की भी वही सेम एंट्री रहने वाली है जो नॉर्मल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री होगी? तो अब मैं आपसे बोलने वाला हूं कि बच्चों जिस एंट्री को बनाने में आप 1 सेकंड नहीं लगाते थे, कैश टू कैपिटल करने में आपको 1 सेकंड नहीं लगता था, तो इस चैप्टर में मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है।
चैप्टर एकदम खत्म हो चुका है, चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। अब तो सिर्फ टाइम पास करना है इसमें। क्या करना है बच्चों? बच्चे कह रहे हैं सर टाइम पास करना है, मजाक कर रहे हो आप हमारे से। मैं नहीं बेटा नहीं, ये चैप्टर खत्म हो गया। दैट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री अगर आपको समझ में आ गई, इसका मतलब जब जब पैसा आ रहा है उसकी एंट्री हम बना पाएंगे। अगर डायरेक्ट एंट्री भी अगर बनवाई जाती तो हम क्या बना देते? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही एंट्री तो बनानी है। उस एंट्री के दो टुकड़े कर दिए हमने, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए, दो अलग अलग टुकड़े कर दिए। तो क्या कुछ बड़ा काम कर दिया क्या? नहीं किया। एक अकाउंट हमने टेम्परेरी ओपन किया था और उसको बाद में जाकर के हमने क्लोज कर दिया। पहले हमने एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया और बाद में जाकर के उसे क्लोज कर दिया। ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक एंट्री के दो एंट्री तो बना दिए, दो के चार भी बना सकते हैं। जो अकाउंट खुलेंगे वो बंद हो जाएंगे। एंट्री फाइनली हमारी क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और क्या ये एंट्री आपके लिए टफ रहने वाली है? ये एंट्री आपके लिए टफ नहीं रहने वाली। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, यहां पर चैप्टर खत्म हो चुका है। बस अब इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? टाइम पास करने वाले, आनंद लेने वाले, मजे करने वाले। तो बच्चे कहते हैं फिर मजे करने में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था। चलो तो स्टार्ट कर लें। अब हम इस चैप्टर को जो पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके से, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो मूव्स आते हैं, जो फेजेस टर्न होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग को घुमाते रहेंगे। लेकिन फाइनली जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की हम बात करते हैं उसमें कंक्लूजन यही निकलेगा, कैश टू कैपिटल, या टेक्निकली बात करें तो बैंक टू शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर कैपिटल हमारा एक फाइनल कंक्लूजन होगा और ये एंट्री अब हमारे लिए मुश्किल नहीं रहने वाली। तो बाकी सारे मुद्दों को हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और कवर अप करते रहेंगे। मैंने यहां तक आपसे बात करी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टॉपिक में। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। इस एंट्री को तो आई थिंक आप पहले से भी जानते होंगे, आपको लग भी रहा होगा सर अब ज्यादा मत इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो मैं आपके साथ जैसे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सर्कमस्टांसेस आती हैं वैसे वैसे मैं आपको यहां पर अकाउंटिंग कराता रहूंगा। इसके थ्योरेटिकल, इसके दो पार्ट, इस चैप्टर के दो पार्ट हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से। और एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको छोटे छोटे कंसेप्ट्स वेरी बेसिक से आने चाहिए। एक प्रैक्टिकल पार्ट को इसका अलग कवर करेंगे और इस चैप्टर से जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं उसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे। हालांकि मोस्ट ऑफ द थ्योरी आपकी प्रैक्टिकल करते करते कवर हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी बेयर थ्योरी जो रहती है उसको हम अलग से भी कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करता हूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं आपके साथ में और यहां पर केसेस बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हम यहां कवर करेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल से कनेक्टेड मुद्दों को हमने स्टार्ट करना है। केस नंबर फर्स्ट की हम यहां बात करेंगे, केस नंबर फर्स्ट की हम यहां बात करेंगे क्योंकि जब जब हम बात करते हैं शेयर्स कैपिटल के इशू को लेकर के तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस अराइज हो जाते हैं। चलो थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जैसे रोड मैप बन जाएगा आपके माइंड में। शेयर कैपिटल, जब हम शेयर कैपिटल को बच्चों इशू करते हैं, जब हम शेयर कैपिटल को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को इशू करने के दो अलग अलग वे आउट होते हैं। पहला वे आउट रहेगा बच्चों शेयर इशू, शेयर इशू एंड कंसीडरेशन रिसीव्ड इन लमसम। शेयर आपने इशू किया और जो कंसीडरेशन मिला वो बच्चों कैसे मिला? लमसम में मिला। दूसरा शेयर इशू एंड कंसीडरेशन रिसीव्ड in installment
शेयर इशू किए और कंसिडरेशन मिला, कैसे मिला, वो इंस्टॉलमेंट में मिला, ये दूसरा केस आपका हो जाता है। जब कंसिडरेशन आपको लमसम में मिलता है, इकट्ठा मिलता है, तो कई बार क्या कर सकते हो आप, शेयर, इसमें शेयर इश्यूड एट पार, शेयर इश्यूड एट पार, आप शेयर को पार पर भी इश्यू कर सकते हो। दूसरा, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, दूसरा केस यहां पर हो सकता है शेयर को हमने प्रीमियम पर इश्यू किया और यहां एक नोट डाल दो, शेयर कैन नॉट इश्यू एट डिस्काउंट except some circumstances, except some circumstances, शेयर को हम डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके। बच्चे कह रहे हैं लमसम का, बेटा 12th और फाउंडेशन में एक्चुअली क्या था, कुछ टॉपिक को हम बेसिक बातें कर लेते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ज्यादा गहराई में समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आए वो टेक्निक नॉर्मल लेवल का ही आ जाए, मैं कह नहीं सकता कि बहुत डीपली आए, बट यहां पर हम बात करेंगे कि थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव लेवल है और उसके बाद हमने अकाउंटिंग कभी पढ़नी नहीं है, तो उस लेवल से मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं कि आपको अच्छे से वो चीजें कवर हो जाए। ठीक है बेटा, तो शेयर इश्यूड एट पार और शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर कैन नॉट इश्यूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस। हम यहाँ शेयर शेयर सर एक साथ अमाउंट रिसीव होना एट द रेट ऑफ आशीष, अच्छा लमसम की बात करी थी बेटा आशीष आपने, यहां पर जो कंसिडरेशन एक साथ मिलता है उसे लमसम बोला जाता है, लमसम कंसिडरेशन बोला जाता है, और टुकड़ों में मिलना मतलब इंस्टॉलमेंट हो गया, जस्ट अपोजिट है इंस्टॉलमेंट का। तो बेटा एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके शेयर को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता। तो अब जो हमारी शेयर कैपिटल की जो एंट्री बनती है उसमें बेसिकली दो हमने अकाउंटिंग करनी होती है, शेयर इश्यूड एट पार एंड शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। पहले यहां पर थर्ड केस भी हुआ करता था, जब भी कोई केस बनता था कि अगर शेयर डिस्काउंट में इश्यू किए तो कैसे हम यहां पर एंट्री पास करेंगे। इसके अलावा बच्चों अगला केस रहेगा, अगर इंस्टॉलमेंट में भी पैसा मिल रहा है तो इधर भी हम शेयर को कैसे इश्यू कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी अगर पैसा मिल रहा है तो यहां पर भी शेयर इश्यूड एट पार हो सकता है, एट पार का केस हो सकता है, और एक केस हो सकता है शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। तो लमसम की अगर हम बात करेंगे, लमसम की अगर हम बात करेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर केस दो केस, इश्यूड एट पार एंड इश्यूड एट प्रीमियम। और इंस्टॉलमेंट में अगर शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में अगर इशू कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारे दो केस बन सकते हैं। तो या तो जब जब हमको पैसा मिलेगा शेयर इशू करेंगे, जब जब हमको पैसा मिलेगा शेयर इशू करेंगे, तो इन दैट केस या तो लमसम का केस होगा या फिर हमारा इंस्टॉलमेंट का केस होगा। हमने दो मेजर केसेस यहां पर लेकर के चले, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कुछ अदर टाइप की अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी होती है, तो नोट करें। अदर सर्कमस्टांसेस, ये बेसिक सर्कमस्टांसेस हमने कवर कर लिए। अदर सर्कमस्टांसेस,
टू इश्यू शेयर कैपिटल। अदर सर्कमस्टांसेस टू इश्यू शेयर कैपिटल। यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, क्या क्या सर्कमस्टांसेस वो हो सकते हैं। हमने कोई बोनस शेयर इशू कर दिया, हमने कोई राइट शेयर इशू कर दिया, हमने इसोप अपने एम्प्लॉइज को इसोप जारी किए। इसोप कहीं ना कहीं इसोप के तौर पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोला जाता है, इसे फुल फॉर्म मेंशन करा देता हूं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगला मुद्दा, शेयर इश्यू फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एटसेट्रा। इस टाइप के कुछ केसेस हैं जिन्हें हम अदर सर्कमस्टांसेस की कैटेगरी में रखेंगे और उन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमने बात किया, बच्चे कह रहे हैं इसे नॉन कैश कंसिडरेशन भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, नॉन कैश कंसिडरेशन भी बोल सकते हो, अदर सर्कमस्टांसेस भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है राइट शेयर है, जैसे कि अब राइट शेयर की बात करेंगे तो बेटा राइट शेयर में कई बार कुछ कैश कंसिडरेशन मिल जाता है, कुछ कैश कंसिडरेशन मिल जाता है, राइट शेयर के तौर पर हम इशू कर रहे हैं। तो मैंने इसको एक अदर सर्कमस्टांसेस का हेड दे दिया है, बट इसे अदर देन नॉन कैश कंसिडरेशन भी आप बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो थोड़ा सा स्टेटमेंट कई बार इनकरेक्ट सा लगता है जब उसे हम लिख देते हैं, तो वहां पर पहले मैं जैसे क्लासिफिकेशन करा दिया करता था कि फॉर कैश कंसिडरेशन अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो कैश कंसिडरेशन में चलो ठीक है, इश्यूड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट डाल दिया, लेकिन नॉन कैश कंसिडरेशन में फिर राइट शेयर के लिए अलग कैटेगरी बनाओ, या अगर उसी कैटेगरी में डाल रहे हो तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा सकता है आप पर कि राइट शेयर में तो कई बार कुछ ना कुछ कैश कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ कैश मिल जाता है, तो दैट मीन्स हम उसकी उस तरीके से कैटेगराइजेशन ना करें। तो बात वही है, हमने एक एक करके सीखना है सबको। अभी तो यहाँ पर एक हेड बनाना है कि हम क्या क्या चीजें मोरलेस यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया, जब हम कंपनी के शेयर इशू करते हैं तो लमसम के तौर पर पैसा मिलता है या फिर हमें इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, या शेयर हम पार पर इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पर कर सकते हैं। और अदर सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे तो बोनस शेयर दिए जा सकते हैं। बोनस शेयर हम बात करते हैं तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास शेयर है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंप्लीट फ्री शेयर दे दिया, एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में दे दिया, तो बोनस शेयर हो गया। राइट शेयर का मतलब है, राइट शेयर का मतलब है बच्चों कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक राइट ऑफर किया कि पहले आपको शेयर दिया जा रहा है, इस वैल्यू पर दिया जा रहा है, आप नहीं खरीदोगे तो हम किसी दूसरे को सेल करेंगे। ईसोप की अगर हम बात करेंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को एक ओनर जैसा फील कराने के लिए कई बार हम उनको कुछ शेयर्स देते हैं और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर देते हैं, जिन्हें हम स्वेट इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं, जिनको हम ईसोप के नाम से जानते हैं, इशोप के नाम से जानते हैं। दोनों में बस इशू करने का डिफरेंस होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में वो एक ऑप्शन होता है, एम्प्लॉय खरीदना चाहे खरीदे, ना खरीदना चाहे ना खरीदे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। परचेज स्कीम में सिर्फ इतना होता है कि जस्ट मोटिवेट किया जाता है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप इनको परचेज कर लीजिए। लेकिन बात तो वही है कि एम्प्लॉयज को शेयर देना चाह रहे हैं टेक्निकली। जब जब हम परचेज स्कीम की बात करें या इशोप की बात करें, इशोप में पहले से आपके राइट एंड ड्यूटीज फिक्स किए जाते हैं, ऑब्लिगेशन आपकी क्या रहेगी, क्या कंडीशन फुलफिल होंगी, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आप एक्सरसाइज करो या ना करो। लेकिन परचेज स्कीम में हम बात करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम की जब हम बात करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम वहां पर सीधा एक स्कीम लेके आते हैं और उसमें एम्प्लॉयज को परचेज करने के लिए बोलते हैं
और उस दौरान वो परचेज करना चाहे वहां भी परचेज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहां डिस्काउंटेड पर शेयर होते तो जनरली इंप्लॉय परचेज कर लेता है, बाद में उन्हें भले शेयर कर दे। चाहे हम इसोप की बात करें, चाहे हम परचेज ऑफ शेयर की बात करें, दोनों को हमने स्वेट इक्विटी की कैटेगरी में डालना होता है, क्योंकि स्वेट इक्विटी मतलब हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए खून पसीना बहा रहा है, उसके बदले हम चाहे उसे इसोप के नाम से शेयर दें, चाहे हम उसे इसोप के नाम से शेयर दें, या फिर किसी परचेज स्कीम के नाम से शेयर दें, बात बराबर है। निकिता का डाउट था स्वेट इक्विटी शेयर एंड इसोप एक ही बात है या अलग? सर अलग है। एट द रेट ऑफ निकिता। रियांशी ने बोला सर ने स्वेट इक्विटी नहीं लिखा, वो एटसेट्रा में आएगा क्या? हाँ बेटा, स्वेट इक्विटी देखो, हम इसोप की अकाउंटिंग करेंगे, वहां पर कई बार बेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, तो उनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, और जब डायरेक्टली हम डिस्काउंट पर शेयर देते हैं तो उसकी अकाउंटिंग एक नॉर्मल अकाउंटिंग की तरह हो जाती है, तो वहां बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आगे जाकर के हम बात करेंगे। ठीक है, तो और भी कुछ डिफरेंट हम केसेस बनाएंगे। मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बोनस राइट, इशू, शेयर इशू टू प्रमोटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, शेयर इशू फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, इस टाइप के हमारे कुछ अदर सर्कमस्टांसेस रखेंगे। आई थिंक आशीष के भी डाउट क्लियर हो गए होंगे, आशीष को भी समझ में आ गया होगा, वो बोल रहे थे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा वो जो आप रियांशी जो डिफरेंसेस बता रहे हो वो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, जो आप टेक्निकल डिफरेंस बता रहे हो कि सर इसमें क्या है उसमें क्या है, जो आप एक डिफरेंस रिटेन करते हो एग्जामिनेशन के लिए कंपनी लॉ में, वो डिफरेंस है वो। लेकिन यहां मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा दायरे से बाहर जाने के लिए बोल रहा हूं। आप इंप्लॉइज को स्वेट इक्विटी शेयर क्यों दे रहे हो? लॉजिक समझने का प्रयास करो। क्यों दे रहे हो आप उन्हें? क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? वो कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तौर पर आपको कोई असेट्स नहीं दे रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तौर पर आपको कोई असेट्स नहीं दे रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब उनकी जो कार्य क्षमता है, काम करने का तरीका है, उसको ही लॉ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोला गया है, उसको ही उनका इंटेलेक्चुअल बोला गया है। तो इंप्लॉय आपको जो अपना इंटेलेक्चुअल देता है तो बदले में आपको क्या दोगे? उसे स्वेट इक्विटी शेयर दोगे। स्वेट इक्विटी शेयर आपका इसोप के तौर पर भी हो सकता है, और दूसरा आपने जैसे इसमें एक लिखा है कि इसोप इंप्लॉइज को मिलता है, तो स्वेट इक्विटी शेयर के बाहर वाले डायरेक्टर्स को मिलेंगे? बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इंप्लॉइज को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनी स्कीम कैसे लेकर के आ रही है और किसके लिए लेकर के आ रही है। बात क्लियर है? व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप देख पा रहे हो, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मेरा इंटेलेक्चुअल है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मेरा इंटेलेक्चुअल है। अब सारे बच्चे जरा कूल माइंड से सुने, आपके जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी शेयर, हालांकि ऐसा नहीं आता कि डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी शेयर एंड इसोप, जनरली करके ऐसे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक ऑप्शन प्लान और परचेज स्कीम में क्या डिफरेंस है, ऐसे करके आपका क्वेश्चंस बनते हैं। यानी परचेज स्कीम और ऑप्शन प्लान दोनों में डिफरेंस करके आता है, वो एक अलग मैटर है, आप कंपनी लॉ में उसे आप रिटेन करते रहो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पर आप लिखो उसको, लेकिन फंडामेंटल समझो, चाहे परचेज स्कीम हो या ऑप्शन प्लान हो। परचेज स्कीम में हमेशा जो मोटिवेट किया जाता है कि डिस्काउंट पर आपको शेयर्स मिलेंगे, और ऑप्शन प्लान में हमेशा ऑप्शन दिया जाता है कि आप शेयर परचेज करना चाहो तो कर लेना, ना करना चाहो तो मत करना, लेकिन ऑप्शन प्लान के साथ वेस्टिंग कंडीशंस भी होती हैं। वेस्टिंग कंडीशंस की हम बात करेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इस लेवल तक जाएगी तब हम ये ऑप्शन देंगे, इस टाइप से हमारी, तो सारे का सारा स्टाफ, सारे के सारे एम्प्लॉय अच्छे से काम करें। तो मुझे उन डिफरेंसेस को नहीं बताना क्योंकि मुझे अकाउंटिंग में डिटेल में जाना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, इशू ऑफ शेयर कैपिटल की मैंने बात करी, ये जो कंसिडरेशन के तौर पर हमारा यहां इशू होगा, मैं यहां पर एक हेड और बना सकता था कि शेयर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, बट ऐसा करने के लिए बच्चों थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कई बार, मैंने उसे अदर सर्कमस्टांसेस में डाल दिया है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था राइट शेयर में कई बार आपको पैसे मिलते हैं, और कई बार परचेज स्कीम जो होती है
परचेज स्कीम जो होती है उसमें भी एम्प्लॉय कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा होता है, ईसोप में भी एम्प्लॉय कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहा होता है। तो बेटर रहेगा इसे नॉन कैश कंसिडरेशन बोल करके हम अदर सर्कमस्टांस से बोले और फिर बाद में एक एक करके अकाउंटिंग एंट्री सबकी सीखें। चलो जी बच्चों, बच्चे कह रहे ठीक है सर समझ में आ गया। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों लमसम कंसिडरेशन से लेके और इसके रिगार्ड में हम केसेस बनाते जाएंगे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और इस सारे डायग्राम को अंत तक खत्म कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो सबसे पहले मैंने केस नंबर 1 की शुरुआत करने वाला था। केस नंबर 1 यहां बना लेते हैं। केस फर्स्ट, शेयर इश्यूड शेयर इश्यूड शेयर इश्यूड at par and consideration received in lump sum। ये हेड मैंने बेटा बनाया, लेकिन इस हेड के साथ ही बार बार आपको थोड़े से दिक्कत होंगे। उन दिक्कतों के समाधान के लिए मैं यहां पर एक नोट मेंशन करा रहा हूं बेटा आपको। डिफरेंट वैल्यूज इन अकाउंट। इसका इस केस से कोई रिलेशन नहीं, हर केस से इसका कनेक्शन रहेगा। डिफरेंट वैल्यूज इन अकाउंट, कई बार आप वैल्यूज में कंफ्यूज हो सकते हो। एक होती है बेटा पार वैल्यू, या इसी को बोल सकते हैं हम फेस वैल्यू, या इसी को बोल सकते हैं हम नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ शेयर written on face of share। ये जो फेस वैल्यू होगी, पार वैल्यू होगी, या फिर इसी को बोला जाता है नॉमिनल वैल्यू। और ये वो वैल्यू होती है जो शेयर के फेस पर लिखी होती है, एक टुकड़े की वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में इशू कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा पार पर इशू किया जा रहा है, एट पार, इशूड एट पार, इशूड एट फेस वैल्यू और इशूड एट नॉमिनल वैल्यू। तो उसे क्या बोला जाएगा, कहीं ना कहीं ये वो वैल्यू है जो शेयर के फेस पर ही मेंशन है। इसके बाद अगली वैल्यू होती है बच्चों प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम वैल्यू का मतलब होता है, या इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ शेयर रिटन ऑन फेस ऑफ शेयर प्लस सम एडिशनल प्रॉफिट, और इसी को टेक्निकली बोल के चलते हैं प्रीमियम। यानी जब जब हम प्रीमियम वैल्यू की बात करते हैं तो जो शेयर के फेस पर वैल्यू मेंशन होती है उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, सम एडिशनल प्रॉफिट प्लस, या फिर सम एडिशनल प्रॉफिट को हम प्रीमियम बोल करके चलते हैं। पर वैल्यू वो होती है जिसे शेयर के एक्चुअल प्राइस पे ही सेल किया जा रहा है। बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने भी तो यही लिखा है, पार वैल्यू या फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर रिटन ऑन फेस ऑफ शेयर
रिटर्न ऑन फेस ऑफ शेयर, शेयर के फेस पर जितना लिखा है उतने में, यानी शेयर जितने का है, मतलब शेयर के फेस पर जितना लिखा है उतना ही तो उसका पार वैल्यू हो गया, उतने पर ही सेल कर रहे हैं तो वो पार वैल्यू, या उसी को बोल देते हैं फेस वैल्यू, या उसी को बोल देते हैं नॉमिनल वैल्यू। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं मेंशन करा रहा हूँ, और आपने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो फायदा क्या है। प्रीमियम वैल्यू की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है तो शेयर के फेस पर जो लिखा जा रहा है उसमें कुछ और प्रॉफिट जोड़ दें। 10 रुपए का शेयर है, हमने 5 रुपए का प्रॉफिट और जोड़ दिया, या 5 रुपए का प्रीमियम जोड़ दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसे प्रीमियम वैल्यू बोला जाता है। बात क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इससे सहज तरीका, इससे सिंपल तरीका आपके लिए हो नहीं सकता। आगे मैं बात कर रहा हूं बेटा इश्यू, इश्यू प्राइस या फिर इश्यू वैल्यू। यहां पर लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ शेयर, सेल वैल्यू ऑफ शेयर it may be, it may be it may be at par, ये पार पर भी हो सकती है, एट प्रीमियम, ये प्रीमियम पर भी हो सकती है, और एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पर भी हो सकती है। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? बच्चों इशू प्राइस की हम बात करेंगे आगे, कुछ केसेस में तो अलाउड है शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना। तो इशू वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमारी पार पर इशू करेंगे या प्रीमियम पर भी इशू करेंगे। अगर हम पार और प्रीमियम से कोई अदर वैल्यू यानी कि कम वैल्यू अगर हम ले रहे हैं शेयर के लिए, तो वो हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा शेयर कई बार जिस वैल्यू पर मार्केट में इशू होगा दैट इज नोन एज इशू वैल्यू या इशू प्राइस, इशू वैल्यू या इशू प्राइस। तो हमने वैल्यूज को देखना है कि जब जब इशू प्राइस है तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे वो हमेशा ही पार होगा या हमेशा ही प्रीमियम होगा या हमेशा ही डिस्काउंट होगा। सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली वो हमारी फेस वैल्यू से ऊपर भी हो सकता है, वो फेस वैल्यू से कम भी हो सकता है, वो फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शनल केसेस में, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शनल केसेस में हमारा डिस्काउंट पर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ एक स्टार लगा देता हूं, और स्टार का मीनिंग है बाद में जाकर के कहीं कोई इसे पढ़ करके कहीं ये ना बोले कि ये टीचर गलत पढ़ा रहा है, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू नहीं हो सकते। ठीक है, इन सम केसेस, इन सम केसेस शेयर मे बी इश्यू at discounted value। इन सम केसेस शेयर में भी इश्यूड एट डिस्काउंटेड वैल्यू। देखो मैं आपको कोई भी ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ये टॉपिक देख करके नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ शेयर एंड शेयर कैपिटल ही पढ़ा रहा हूं। आगे जाकर के जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं वो सब मेरे माइंड में चल रहे होते हैं। यहां फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो बड़े सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे, तो सेकंड चैप्टर में स्पीड और बढ़ जाएगी। सेकंड पढ़ोगे तो मोरलेस ज्यादातर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, थर्ड में स्पीड और बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चैप्टर चलेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन, बेसिक कंफ्यूजन है वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैंने आपसे बात की बेटा पार वैल्यू, मैंने आपसे बात की प्रीमियम वैल्यू, मैंने आपसे बात की इशू प्राइस या इशू वैल्यू। इस टाइप के टर्म्स हमारे यहां पर हमको देखने को मिल सकते हैं। केस हम फर्स्ट वाला लेके चल रहे थे, शेयर इश्यूड एट पार एंड कंसीडरेशन रिसीव्ड इन लमसम, और उस दौरान हमने यहां पर एक नोट लिया और उस नोट में कुछ वैल्यूज को यहां पर आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया कि कौन कौन सी वैल्यूज हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अब केस पर चलते हैं, केस नंबर फर्स्ट पर, और इससे कनेक्टेड हम कुछ एग्जाम्पल नोट करते हैं कि कैसे
इस केस में शेयर्स को इश्यू किया जाता है। तो हमने लमसम कंसीडरेशन की बात की है और यहां पर शेयर हमारे पार वैल्यू पर इश्यू हो रहे हैं। एक एग्जांपल नोट करो, फिर उसकी अकाउंटिंग करेंगे। ए लिमिटेड इश्यू 5 lakh share at the rate of rupees 10 each, 10 each. Consideration received in lump sum ये 10 each एट पार कर लो बेटा, इसे कहानी यही खत्म हो जाएगी। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन लम्प सम, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस। यहां पर आपको ट्रांजेक्शन जनरलाइज करने, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। चलो जी, अच्छा चलो बेटा, सॉल्यूशन। अब देखो फंडामेंटल, देखो ये जो क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने 5 लाख शेयर इशू किए, 10 रुपए वाले शेयर हैं, पार पर इशू किया, मतलब जितने का शेयर है उतने में इशू कर दिया, उतने ही रुपए यहां पर रिसीव कर रहे हैं। कंसिडरेशन रिसीव्ड इन लम्प सम, सारा कंसिडरेशन एक साथ ही मिल गया। तो पहले आपको पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है, पैसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएंगे, तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक एक असेट्स है, असेट्स का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर होगा 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, दूसरा समझ में नहीं आ रहा बेटा कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूं, जल्दी से मेरी मदद करिए सारे बच्चे, जल्दी से मेरे को बताएं कौन सा अकाउंट मैं क्रेडिट कर दूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं सर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दो 50 लाख से। मैंने कहा चलो बच्चों आपने बोला तो एक टेम्परेरी लाइबिलिटी का अकाउंट यहां ओपन कर देता हूं, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। और वो कितने से क्रेडिट कर दूं इसे? बच्चे बोले 50 लाख से क्रेडिट कर दो, बच्चे बोले 50 लाख से क्रेडिट कर दो। काफी टाइम से बेटा मैं एंट्रीज वगैरह नोट कर रहा था और एक बच्चे ने मेरी नोटिंग में से एक ट्रेंड ढूंढा और मुझे बोला कि सर आप ना सेकंड लास्ट जीरो ना आपकी जीरो जैसा लगता नहीं है। और आई थिंक वो बच्चा क्लास में भी है अभी। और उस दिन से मैं अपनी सेकंड लास्ट जीरो को प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी तरीके से वो जीरो जैसा लगे, कोशिश करता हूं, कई बार वो गड़बड़ हो जाती है। सेकंड लास्ट जीरो कई बार मैंने भी नोटिस किया कि मेरी सेकंड लास्ट जीरो जो होती है वो जीरो जैसी लगती नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री बनाई, असेट्स को मैंने डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। एंट्री बनेगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब एप्लीकेशन पे पैसा तो मिल गया, 50 लाख पैसा तो मिल गया। हाँ सुधर गई है आपकी जीरो, सुधर गई है, बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया, ये टेम्परेरी अकाउंट है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक हमारा लाइबिलिटी का अकाउंट है और लाइबिलिटी के अकाउंट को हमने जो क्रेडिट किया है टेम्परेरी लाइबिलिटी, अब उसे अलॉटमेंट के टाइम पर हम क्या करेंगे, डेबिट करके खत्म करेंगे। तो इसे खत्म करते हैं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये जो टेम्परेरी अकाउंट हमने लाइबिलिटी का जो पहले क्रिएट किया था, अब उसे खत्म करने का तरीका है, लाइबिलिटी कम करनी है तो उसे उठा के डेबिट कर दो, लाइबिलिटी बढ़ानी है उसे उठा के क्रेडिट कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, 50 लाख से हमने उसे
हमने उसे क्या कर दिया बच्चों, यहां पर हमने उसे 50 लाख के लाइबिलिटी के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इसकी जगह पर हमने एक परमानेंट लाइबिलिटी का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो परमानेंट लाइबिलिटी का अकाउंट है हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट। जनरली हमारे नॉर्मल बिजनेस में कैपिटल होती है, तो कंपनीज के केस में क्या होती है, शेयर कैपिटल। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी कितने से रहेगा, 50 लाख रुपए से। ये भी कितने से रहेगा बच्चों, 50 लाख रुपए से। यहां हम बात करेंगे बीइंग शेयर अलॉटेड। इस तरीके से बेटा हमने इसको बड़े बड़े ही सिंपल तरीके से इस एंट्री को बनाने का प्रयास किया। देखो अगर हम इसकी टेक्निकलिटी पे जाएंगे तो ये जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट है ये आपस में क्लोज हो जाएंगे, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट आपस में क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जो टेम्परेरी अकाउंट ओपन हुआ वो टेम्परेरी अकाउंट क्लोज हो गया। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट को बनाने का प्रयास करें, इन ट्रांजेक्शन्स को होने के बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाने का प्रयास करें, तो कंपनी की बैलेंस शीट आपका स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है। ऊपर रहता है आपका लाइबिलिटी साइड और बॉटम साइड में रहता है एसेट साइड। यहां पर लाइबिलिटी साइड में जो आपका शेयर कैपिटल दिखेगा, शेयर कैपिटल दिखेगा वो 50 लाख रुपीस का दिखेगा। फिर इधर टोटल लग जाता है, और असेट साइड में जो आपका बैंक का बैलेंस दिखेगा वो कितने का दिखेगा, 50 लाख रुपीस का दिखेगा, और अकॉर्डिंगली यहां भी आपका टोटल लग जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बाद, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग होने के बाद हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन भी अगर हम देखेंगे तो 50-50 लाख रुपए हमारे असेट्स और लाइबिलिटी में सिस्टमेटिकली हमारे डेबिट और क्रेडिट हो रहे होंगे। तो बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जो हमने अकाउंटिंग करी ये कोई टफ अकाउंटिंग नहीं थी, वही एंट्री थी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल या बैंक डेबिट टू कैपिटल। तो बैंक डेबिट टू कैपिटल था तो बैंक एक असेट्स था, असेट्स बढ़ा 50 लाख से बैलेंस शीट में, और ऑन द अदर एंड हमारा कैपिटल बढ़ गया 50 लाख रुपए से। चलो जी, एग्जाम्पल में हमने बात किया, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहां पर सॉल्व किया, और यहां कुछ सर्टेन से शेयर इश्यू किए गए थे, पार पर इश्यू किए गए थे, मतलब जितने का शेयर उतने में इश्यू किया गया, और साथ ही साथ में सारा पैसा एक साथ रिसीव हो गया। अब हम अगले केस की तरफ चलेंगे, केस नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं, केस नंबर 2 की हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मेरे को एक एग्जाम्पल और करके दिखा दो, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल और कर दोगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। राम लिमिटेड, ऐसा तो नहीं घर पर नोटिंग ना कर रहे हो, सारे बच्चे नोट तो कर रहे हैं ना। ऐसा मत कर लेना कि बाद में नोट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सर से नोटिंग मांग लेंगे। बेटा पेन जरूर चलाना, क्यों आप बैठ करके जो मेरे को आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इतना सारा एफर्ट्स लगा रहे हो, इसी दौरान नोट्स तैयार हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद के लिए डेफर मत करना, सारे के सारे बच्चे से नोट्स को जरूर बना लेना। राम लिमिटेड इश्यू, राम लिमिटेड, अब बच्चे कह रहे हैं सर इसमें से ये बताइए एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता। अगर यही क्वेश्चन होता, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा तरीका है, आपको केस दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ अमाउंट एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। तो जब ये केस दिया तो आपसे बोला जा सकता है कि रिसिप्ट की जब एंट्री बनाओगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, वहां पर आपको दे सकता है बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, तो वहां ये भी दे सकता है बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 30 लाख, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज क्रेडिटेड बाय 50 लाख, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 50 लाख। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको जब इसकी अकाउंटिंग आती है तभी आप उस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, तभी आप उस ऑप्शन का आंसर दे पाएंगे। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपसे वो पूछ लेता है कि इसमें इस एंट्री में डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट किया जाएगा तो किस अमाउंट से किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा तो किस अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। राम लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। राम लिमिटेड इश्यू 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ
10 each at the rate of rupees 10 each at premium of rupees 5 amount received अच्छा ये केस तो हमने पार का ही बना रखा था। एक काम करो, छोड़ो बेटा, एट पार ही कर लो इसे, एट पार अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन की आपने जनरल एंट्री बनानी है। इस ट्रांजेक्शन की आपने जनरल एंट्री, राम लिमिटेड इशू 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 each एट पार अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। जनरल एंट्री बनाइए बेटा। जनरल एंट्री बनाइए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, फटाफट से इसकी एक जनरल एंट्री बना के दिखा दो। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहली एंट्री। और उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं, कि सर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करके और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों ने बोला दो प्यारी प्यारी सी एंट्री बनेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 25,000 2,50,000 हो जाएगा ये, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 2,50,000 being application money received और दूसरा एंट्री जो बनेगा बच्चों आपका, वो क्या बनेगा? इस टेम्पररी अकाउंट लाइबिलिटी के अकाउंट को क्लोज करने की जरूरत है। एक असेट्स बड़ा हमने डेबिट कर दिया, एक टेम्पररी लाइबिलिटी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ। फिर अब उसी लाइबिलिटी के अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। तो लाइबिलिटी जब कम की जाती है, खत्म की जाती है, तो क्रेडिट का बैलेंस होता है उसका, उसे हम डेबिट करके खत्म करते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी एक लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह पर दूसरी लाइबिलिटी यहां पर जनरेट कर रहे हैं 2,50,000 बीइंग शेयर्स अलॉटेड। चलो बेटा, बैलेंस शीट यहां भी बनाएंगे तो सिंपल सी देखेंगे। बैलेंस शीट में एक साइड में 2,50,000 रुपए का बैंक का बैलेंस दिखाई देगा, एक साइड में शेयर कैपिटल का बैलेंस दिखाई देगा। ये अकाउंट ओपन हुआ था, उसके बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हुआ था, बाद में डेबिट होकर के खत्म कर दिया गया, तो ये अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। जिस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाए वो अकाउंट क्लोज हो जाता है, वो फर्दर फिर आगे प्रोसेस नहीं होता। चलो बेटा, ये एंट्री हमने बनाई। इसके बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी आपके नाश्ते का टाइम हो चुका है और ब्रेक के बाद मिलते हैं हम 9:15 पर, 9:15 बजे 9:15 पर मिलते हैं। अभी आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। सारे बच्चों को मेरा आवाज सुन पा रहे हो? अभी आपका एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, अभी 9:15 पर आपके साथ में मिलते हैं और फिर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों। हाँ बेटा हाँ, FM करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।